है। जब इनसे 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो मुझे लगता था कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व जो रिटायरमेंट के बाद इतनी महिला को एकत्रित कर रहा है और समाज में जुट के इतना अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे लिए अपने आप में बहुत गर्व की बात थी कि मैं इनसे जुड़ी और इनके साथ सानिध्य में मैंने अभी कुछ काम भी किए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आदमी सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि यार अब हमको आराम करना है। पर ये व्यक्तित्व ऐसा है कि इन्होंने सोचा कि नहीं यार, मेरा दूसरा जीवन शुरू हुआ है, मुझे समाज सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो इन्होंने जिस तबके की महिलाओं को, चाहे वो गरीब हो, मिडिल वर्ग की हो, हाई क्लास की हो, सबको एक साथ एकत्रित किया और आज ग्रुप में 300 महिलाएं हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ पे इतनी महिला को रिटायरमेंट के बाद जुट होकर इनको जोड़ना और समाज के लिए कार्य करना। ये हमारा सौभाग्य है कि हम बैठक की ओर से आज उन्हें छोटा सा सम्मान देना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि हम सम्मान देने लायक नहीं है, सभी सम्मानित है, पर हम कोशिश करते हैं कि इस बार सारे रिटायर्ड जो 60 प्लस थी, एज बता रही हूँ, कोई वो टेंशन ना लीजिएगा। तो ये हमसे यंग है, तो हमें सीखना है इनसे। तो हमें इनसे सीखना है। तो मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द हमें लोगों के लिए बोले, हमें खुशी हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और ये मनाने लायक हमें जिस महापुरुष ने बनाया है वो है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी ने यहाँ उपस्थित सभी ने, मनोज सर ने महिलाओं के विचार, महिलाओं के अधिकार और भी जितने भी अतिथिगण हैं और हमारी सुनीता पाटिल, उन्होंने सब कुछ बताया है और जागृति के बारे में बात हो रही है। हम महिला दिवस इसलिए मनाते हैं कि महिला जागरूक हो। तो मैं सिर्फ जागृति के बारे में बताना चाहूंगी। मेरा परिचय तो पूरा सुलेखा बिटिया ने दे दिया है, तो मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो जागृति केवल अपने तरक्की के लिए नहीं होना चाहिए, हम दूसरे की भी तरक्की करें, उसके लिए जागृति हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। जैसे मैं सावित्रीबाई फुले का उदाहरण देती हूँ। सावित्रीबाई फुले बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी, लेकिन ज्योतिबा फुले उनके पति थे, उन्होंने उनको पढ़ाया। तो उनके मन में आए, उस समय पे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बच्चियां पढ़ने के लिए जा नहीं सकती थी, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने बच्चियों को पढ़ाया, महिलाओं को पढ़ाया। वो जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो उन्हें पत्थर मारा जाता था, गोबर मारा जाता था, तो वो परेशान हो गई। लेकिन उसने एक उपाय सोचा, एक साड़ी अपने झोले में दूसरी लेके जाती थी ताकि वो साड़ी गंदी हो तो दूसरी साड़ी पहने। ऐसे वो कार्य करती थी। ये भावना होना चाहिए। अगर हम जागरूक है तो अगर हमारे आसपास में कोई जागरूक महिला नहीं है तो हम उसके साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो हम उसके लिए आवाज उठाएं, हम अपना हाथ बढ़ाएं उनके लिए और उन्हें भी जागरूक करें। ऐसे ही एक उदाहरण, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे कितना महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं घटती है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। एक महिला का पति आरक्षक था, वो खत्म हो गया और उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 25-30 साल की थी और एक बच्चा था। अनुकंपा नियुक्ति एक शासन देता है, तो वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आई और बोलती है मेरे देवर को दीजिए। तो उसके लिए हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो तैयार हो गए। तो मैं डीएसपी थी, मैंने आपत्ति उठाई। मैंने कहा मैडम, ये देवर को दे रही है अनुकंपा नियुक्ति, इसका बच्चा भी है, कल उसके देवर की शादी होगी तो क्या इसके बच्चे का और इसका पालन पोषण करेगा? मैंने कहा मैडम मैं इससे बात करती हूँ। मैं उसको एक रूम में ले गई और उसको समझाया। मैंने कहा देखो, तुम्हारी सास या घर के परिवार के लोग तुम्हारे ऊपर वो कर रहे होंगे कि इनको नौकरी दे दो, लेकिन आप ऐसा मत करो, क्योंकि ये आज ठीक है, आज आपका भरण पोषण करेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी शादी होने के बाद आपको ना पैसा देगा ना कुछ भी देगा और आप कुछ भी अधिकार नहीं कर सकते हैं। और आपका बच्चा है, आपका जीवन है। आप अगर नौकरी करोगे तो आपको मिस्टर की पेंशन भी मिलेगी और
आपको भी तनख्वाह मिलेगी, यानी मिस्टर जितना कमाता था उसका 1.5 गुना मिलेगा। आप अच्छा जीवन बिताओगे, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दोगे और उसका भी जीवन बनाओगे। आप ये भूल मत करना। आप बिल्कुल अपने सास से नहीं डरना, परिवार से नहीं डरना, लेकिन आप नौकरी लो। हम आपके देवर को नौकरी नहीं देंगे। मैंने अपनी तरफ से उसको बोला। मैंने कहा आधा घंटा सोचो, बहुत अच्छे से सोचो। मैंने कहा आपको शादी करना है दूसरी? बोले नहीं मैडम, मेरा तो बच्चा है। तो मैंने कहा शादी भी करोगी तो कोई बात नहीं है, आपकी सिर्फ मिस्टर की पेंशन है वो बंद होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नौकरी तो रहेगी। आप अपने बच्चे को अगर दूसरे का शादी करते हो तो भी अपने बच्चे का लालन पोषण कर सकती हो। फिर उसके मन में ये बात आई। आधे घंटे बाद आके वो बोलती है, हमारे जो अधिकारी मैडम थी उनके पास मेरे को लेके गई। बोले मैडम ने मुझे समझाया और ये बात मुझे बहुत समझ में आई और मैं स्वयं नौकरी करूंगी। तो हमने कहा उनसे, मैडम से रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा मैडम, इनका जो गृह जिला है सागर, आप उसी में अगर जगह भी वैकेंसी नहीं भी है तो आप उसको अटैच करवा दीजिए, लेकिन वही करवा दीजिए ताकि वो अपने परिवार के साथ रहे। क्योंकि ये गांव की महिला है, उतनी ज्यादा मतलब जागरूक नहीं है, तो वो थोड़ा संकोच करेगी। और उसको ऐसा काम दीजिए कि मतलब ज्यादा उसको वो ना लगे, बस फाइलें ले जाना, ये करना वो करना, यही काम दीजिए। तो उसने वो नौकरी स्वीकार कर ली। और फिर जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने हमको बहुत मतलब प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा कि आपने एक महिला को आपने जागरूक करा और उसका जो उसका अधिकार था वो उसको दिलवा। तो ऐसा मेरा कहना है कि ऐसा हमें काम करना चाहिए। जागृति सिर्फ अपने तरक्की के लिए नहीं होना चाहिए। हम जागरूक हुए हैं तो हम औरों को भी तरक्की के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे ही मैं रिटायरमेंट के बाद सोचा, वैसे तो मैं पहले ही मतलब सामाजिक कार्य करती थी, सोशल वर्कर थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं घर बैठे रहूंगी, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। तो अभी तो मेरे पास समय है, नौकरी थी मैं ज्यादा समय नहीं दे पाई, लेकिन अभी मैं समय दे सकती हूँ। अगर मैंने घर बैठी रही तो मेरा स्वास्थ्य भी खराब होगा और मेरा कुछ वजूद नहीं रहेगा। घर में तो सोचेंगे अरे रिटायर है, बुजुर्ग है, क्या करना इनका। तो इससे अच्छा अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखे और कुछ करे। तो मैंने बुद्धिस्ट महिला जागृति मंच एक संगठन बनाया और जिसमें मैंने 200-250-300 महिलाएं जुड़ी। आज 250-300 महिला उसमें जुड़ी है और हम सब मिलके, वो इसीलिए मेरे मन में आया क्योंकि मैं सेकंड स्टाफ पे टीटी नगर में रहती थी। तो वहाँ स्लम एरिया है, मद्रासी कॉलोनी स्लम एरिया है। तो वो बाइया जो काम करने आती थी तो बच्चियों को साथ में लाती थी। तो मैं वो बच्ची से पूछती थी, क्यों तुम्हें पढ़ना नहीं? पढ़ना है मैडम, पढ़ना है, लेकिन हमारी मम्मी स्कूल नहीं जाने देती, हमें अपने साथ काम के लिए लाती। तुम पढ़ना चाहती हो? तो फिर मैं बोलती थी, उसके मम्मी को समझाती थी, क्या बात है, तुम अपने बच्ची को नहीं पढ़ाओगी तो कैसे इसका जीवन अच्छा होगा? तुम्हारे जैसे वो जिंदगी भर बर्तन मांजते रहेगी, काम करते रहेगी, तुम ये चाहती हो? उसको फिर लड़का भी वैसे ही मिलेगा शादी के लिए। तो नहीं, अपने बच्ची को पढ़ा। और बच्चे मैं देखती थी शाम को ऑफिस से आती थी तो वो गुटखा खा रहे, पन्नियां बिन रहे, मोहल्ले में घूम रहे हैं, मतलब वो 5वीं 6वीं के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हमने सोचा इनको शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक करें। तो हमने ये बुद्धिस्ट महिला जागृति मंच खोला और हम लोग 5-6 लोग मिलके स्लम एरिया में जाते हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाए और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करें। तो सबसे पहले माँ बाप को जागरूक करना है। हम माँ बाप को बोलते, देखो आज तुम जो काम कर रही, यदि तुम अपने बच्चे को शिक्षा दोगे तो ये अच्छी नौकरी पाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हमारे जैसे आप भी बनोगे। तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाओ। अगर स्कूल एडमिशन करने के लिए यदि कोई दिक्कत है आपको तो आप हमको बताओ, हम आपकी मदद करते। अगर कोई आर्थिक सहायता चाहिए तो वो भी हम मदद करते। वैसे तो गवर्नमेंट ने कमजोर वर्ग के लिए सारी फ्री में सुविधा दी है शिक्षा की, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। तो वो काम हम ऐसा करते हैं, मतलब गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवार के लिए। और हम लोग ऐसे कोई ज्यादा मतलब कार्यक्रम नहीं करते कि जिसमें धन ज्यादा वेस्ट हो। हम जो महीने में हमारा जो बुद्धिस्ट जागृति मंच है उसकी प्रत्येक माह एक मीटिंग होती है, मैत्रीय मीटिंग होती है, आयोजन करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है इस पे हम चर्चा करते हैं। तो साथ ही हम लोग चर्चा में ये सोचा कि चर्चा में ही महिलाएं नहीं आ पाएगी तो क्यों ना हम थोड़ा सा एक एंजॉयमेंट भी रखे उसमें। तो एक किटी हम लोगों ने मैत्री मीटिंग में रखी है, 1,000 रुपए हम लोग किटी करते हैं और उसी में हम लोग आर्थिक कलेक्शन करते हैं। हम लोग सभी महिलाएं,
हम 35 महिला है, हमारी 35 महिला की टीम है जो कार्य करती है। तो वो कलेक्शन करके जो भी हमारा 3-4 महीने में कलेक्शन होता है, तो जरूरतमंद को हम लोग, जैसे फीस भरना है या स्वास्थ्य के लिए या किसी भी जरूरतमंद को हम वो मदद करते हैं। तो ये ऐसा काम हमने शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हमारी सुलेखा मैडम है, ये जो सुरेखा बिटिया है, वो जितनी मतलब उसकी आवाज मीठी है, उतना ही उसका नेचर मीठा है। वो बड़ों को, उसको संस्कार है। आज हमें बुजुर्ग लोगों को सम्मानित करने का उसने सोचा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि उनको वैसे संस्कार मिले हैं। और दूसरी बात, मैंने देखा है उनकी मम्मी 80-85 साल की है, 90 साल के करीब, और उनकी मौसी भी। तो वो दोनों की इतनी सेवा करती है और इतना अच्छे से अपने मम्मी को और मौसी को रखती है। 85-90 साल की है। नहीं बता रहे, आगे मैं बता रही, वो भी मैं बताऊंगे। हाँ, तो इतना उनको खुश रखती है और उनकी देखभाल करती है। तो ये उनके संस्कार है, जो मतलब अच्छे संस्कार होने के कारण वो बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। नहीं तो आज के जमाने में कोई बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता, सिर्फ अपना सम्मान देखते हैं। मैं महिलाओं से यही करूंगी, हमें सम्मान हाथ जोड़ के नहीं लेना है, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो। हमें सम्मान के साथ सम्मान लेना है, हमें हाथ जोड़ के नहीं लेना है। अगर महिला पहले से ही शक्तिशाली है, अगर उसको कोई कमजोर करता है तो वो उसका परिवार है, वो उसका समाज है, वो उसको कमजोर करता है। लेकिन हम सब महिलाओं को सशक्त बनना है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस पे हमें नहीं जाना है। हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या ओढ़े, हम क्या पहने, हम क्या करें, कौन सी फील्ड में जाना है, ये हमें तय करना है। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपनी इच्छा को दबा के नहीं रखना है हमें। और हम क्यों अत्याचार अन्याय सहे, हमें आवाज उठाना है। और हमारे साथ अगर कोई भी बहन, बच्ची, किसी के साथ भी यदि अत्याचार अन्याय होता है, तो हमें उसके साथ खड़े होना है, हमें हाथ बढ़ाना है, उसके पीछे खड़े होके उसका सपोर्ट कराना है। और हमें सबसे प्रथम अपने घर में अपनी जो महिला है, बच्ची है, बेटी है, बहू है, उन्हें हमें सपोर्ट करना है। अगर हम घर में सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे समाज में ये अन्याय, अत्याचार, हक, अधिकार ये हमको झगड़ के लड़के लेना पड़ेगा। ये हमें नहीं करना पड़ेगा, हमें स्वयं इतना सक्षम बनना है। मेरे ऑफिस में भी कोई बोलते हैं ना, पुरुष के साथ और महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता है, होता है। हमारे एक अधिकारी थे, जब हम हमसे वरिष्ठ थे, हम जब जाते थे तो वो पुरुष अधिकारी थे, उनको बैठने के लिए बोलते थे। मैंने एक दिन देखा, दूसरे दिन गई, उनने बोला नहीं, उनको बोला, मैं भी बैठ गई। मैंने कहा सर मुझे प्रॉब्लम है और मैं भी बैठूंगी, मेरे सहभागी अधिकारी बैठे, मैं बैठूंगी, आप बुरा मत मानिए सर, सॉरी, लेकिन मैं बैठूंगी। उसके बाद उन्होंने स्वयं बोलना शुरू कर दिया कि मैडम आप बैठिए। तो ये अपना हक जो है, हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है और अपना हक छीन के हमें लेना है। हमें हाथ जोड़ के नहीं लेना है, छीन के लेना है। और सारी महिलाएं से मेरा यही निवेदन है कि सबकी मदद करिए, सभी महिलाओं को जागरूक करिए। हम इंसान के रूप में जन्म लिया है, जानवर तो अपना पेट पालता ही है, लेकिन हम इंसान हैं, तो हमें इंसान का ही धर्म निभाना है और दूसरों के लिए भी सोचना है। और मैं आज बैठक द आर्ट हाउस की संचालिका सुलेखा और उनके पूरी टीम को, मुझे नाम सबके मालूम नहीं है इसलिए सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करा और सम्मानित करने का फैसला किया। ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। और इनके यहाँ संगीत सीखने जो बच्चे आते हैं वो खूब तरक्की करे, उनका खूब मंगल हो, कल्याण हो, खूब नाम कमाए, ये मेरी शुभकामना है उन सबको। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को नमस्कार।